नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। बैंकिंग अवेयरनेस इसके अंतर्गत आज हम कोऑपरेटिव बैंक सिस्टम क्या होती है, उसके अंतर्गत कोऑपरेटिव बैंक की संरचना किस तरह से होती है, कोऑपरेटिव बैंक का मेन उद्देश्य क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक हम किसे कहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में किसका रेगुलेशंस वर्कआउट होता है, यहाँ कोऑपरेटिव बैंक के मामले में आरबीआई की क्या भूमिका होती है। ये सभी प्रश्नों का हल इस ऑडियो के माध्यम से हम देखने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, अगर भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आती है जिसे हम वित्तीय समावेशन कहते हैं, अगर इस वित्तीय समावेशन में भारत की ये कोऑपरेटिव बैंक का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत में आसानी से एक्सेसिबल अगर कोई बैंक आम आदमी, किसानों या कारीगरों के पास होती है तो आज भी एक कोऑपरेटिव बैंक्स होती है। जिस तरह से हमने वित्तीय समावेशन जो भारत सरकार का एक सबसे बड़ा फीचर है, इस फीचर को उन्होंने अच्छी तरह से हर एक आदमी तक पहुंचाने की कोशिश की हुई है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि सहकारी बैंक क्या होती है जिसे हम कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं। तो ये जिस तरह से वाणिज्य बैंक पूंजी को जमा कर लेती है, पैसा उधार देने का काम करती है, उसी तरह से एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होती है। इंटरमीडिएटरी हम कहेंगे, एक मध्यस्थ के तौर पर काम करती है, लेकिन कंपैरेटिवली उनका आकार या उनका जो कार्य प्रचालन है ये स्मॉल स्केल पे वर्कआउट करता है। उनका जो जियोग्राफिकल एरिया ऑफ लोकेशंस होता है मोस्टली एक ग्रामीण तो होता ही है, एट द सेम टाइम शहरी और जो सेमी अर्बन एरियाज होते हैं उन दोनों में ये काम करती है। तो सहकारी बैंक जिस तहत काम करती है, जिस तरह उनका रेगुलेशंस किया जाता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत कुछ खंड या कुछ आर्टिकल होता है, उसकी तरह आरबीआई का उसके ऊपर कंट्रोल जरूर होता है। लेकिन राज्य सरकार की जो सहकारी बैंक कोऑपरेटिव समिति होती है उसके अधिनियम के अंतर्गत उसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल किया जाता है। ये बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। दूसरा पॉइंट आता है कि सहकारी बैंकों का उद्देश्य क्या होता है। ग्रामीण वित्त पोषण या माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड काम करना, ये उनका मेजर फंक्शंस होता है। एट द सेम टाइम जो भी लेंडर्स होते हैं, इलीगल लेंडर्स होते हैं, उन्हें हम साहूकार कहते हैं। साहूकार जो हर एक आम आदमी के ऊपर लेंडिंग के मामले में जो उनका प्रभुत्व होता है, तो ये प्रभुत्व कम करना, ग्रामीण लोगों के लिए एक बैंकिंग का अवसर प्रदान करना, ये भी एक कोऑपरेटिव बैंक का सबसे बड़ा फर्ज बनता है। एट द सेम टाइम किसानों, उनको कम ब्याज में उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना या जो बैंकिंग रिलेटेड ऋण सेवा है उनको निश्चित करना। नॉट ओनली द किसान, जो लोग जरूरतमंद होते हैं, इसमें कारागिर भी आते हैं, स्वरोजगार करने वाले या लघु उद्योग करने वाले होते हैं, उनको भी वित्तीय सेवा या एट द सेम टाइम ऋण सेवा प्रदान करने का काम ये हमारे लिए कोऑपरेटिव बैंक्स ये काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर हम भारत में स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर एक 5 लेवल पे होता है। ये 5 लेवल क्या होते हैं उसके पहले हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव बैंक जिस तरह रूरल या ग्रामीण भाग में काम करती है उनके लिए हम रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स ये टर्म्स का यूज करते हैं। जो शहरी भाग में उनका कार्य प्रचालन होता है उसके लिए हम यूसीबी का लॉन्ग फॉर्म आता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अलग 2 तरह के टाइप्स होते हैं जिसे हम शेड्यूल यूसीबी कहते हैं, जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अगर ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शेड्यूल नहीं होती तो उनके लिए हम नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। तो इस पॉइंट में हम देख रहे हैं कि कोऑपरेटिव बैंक का किस तरह से वर्गीकरण किया जाता है। जो कोऑपरेटिव बैंक सेमी अर्बन या अर्बन एरिया में काम करती है उसी के लिए जो टर्म यूज की जाती है उसे हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। जो कोऑपरेटिव बैंक ग्रामीण भागों में देहातों में काम करती है उसके लिए टर्म जो यूज करते हैं हम उसे रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं।
रूरल कोऑपरेटिव बैंक का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में उनका एक अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक होता है। उसके लिए हम नाम देते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जिसके ऊपर उनका कंट्रोल होता है उसे हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। हर एक राज्य में अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक, उसके लिए नाम दिया जाता है एससीबी। एससीबी का लॉन्ग फॉर्म है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सभी डिस्ट्रिक्ट के जो भी केंद्र या हम कहेंगे सेंट्रल बैंक होते, कोऑपरेटिव बैंक होते, उनके ऊपर रेगुलेशन का काम करती है। उसके लिए हम नाम देते हैं डीसीसीबी। डीसीसीबी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। और हर एक गांव में किसानों के लिए होगा या गैर खेती काम के लिए होगा या कारागिरों के लिए होगा, जो भी सोसाइटीज आती है उसे हम पीएसीएस कहते हैं। पीएसीएस का मतलब होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। पीएसीएस ये सबसे निम्न स्तरीय स्तर है। उनके लिए बैंक के शब्द का यूज नहीं किया जाता, लेकिन उनके लिए टर्म यूज की जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो हम जो संरचना है, जो हायरार्की हमारे देश में सहकारी बैंक के लिए होती है, तो राज्य में जो टॉप मोस्ट होता है उसे हम नाम देते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक राज्यों में हर एक जिले में जो केंद्रीय सहकारी बैंक होती है उनका एक महासंघ होता है या एक फेडरेशन होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक से शहर की पूंजी, जमा, ऋण और ओवरड्राफ्ट से वो अपने फंड को प्राप्त करता है। हर स्टेट में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है। उन्हें जो भी पूंजी प्रदान होती है, जो भी उनका कैपिटल होता है, वो अवेलेबल होता है भारतीय रिजर्व बैंक से। और केंद्रीय सहकारी बैंक जिसे हम डीसीसी भी कहते हैं, और जो प्राइमरी समितियां, कोऑपरेटिव समितियां होती है जिसे हम प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, इन दोनों को मींस केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक समितियों को पैसा उधार देना, या ये उनका मेन काम होता है। ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होती है कभी भी किसानों को, कारागिरों को डायरेक्टली लोन या उधार की फैसिलिटी नहीं देती। दिस इज अ टॉप मोस्ट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डीसीसीबी की या केंद्रीय सहकारी बैंक, जो हर एक जिले में होती है, तो मोस्टली उस जिले में, उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जो भी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी होती है, उन सोसाइटी का संघ जिसे हम केंद्रीय सहकारी बैंक भी कहते हैं। तो अगर प्राइमरी सोसाइटी अगर उनके सदस्य होते हैं तो ये अलग केंद्रीय सहकारी बैंक होती है। किस सदस्य में या किस तरह के केंद्रीय सहकारी बैंक में प्राइमरी सोसाइटी के साथ भी इंडिविजुअल सदस्य व्यक्तियां होते हैं, तो ये अलग सा नाम उसे हम देते हैं। तो यहाँ इस बैंक, राज्य सहकारी बैंक या और संयुक्त स्टॉक से जो पूंजी, जमा, ऋण या ओवरड्राफ्ट शामिल होते हैं, तो मोस्टली राज्य सहकारी बैंक से उन्हें आपका फंड मिलता है। दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज आता है जिसे हमने प्राइमरी सहकारी क्रेडिट सोसाइटी या पैक्स भी कहते हैं, तो एक विशिष्ट एरिया में विशिष्ट पर्पस के लिए वो काम करती है। यहाँ एक संघ उन्हीं लोगों का होता है, उधारकर्ताओं का या उधार जो नहीं करते, गैर उधारकर्ताओं का प्राइमरी सहकारी क्रेडिट सोसाइटी का संघ होता है। तो मोस्टली समाज में सदस्यों के साथ ये एक उधार लेन देन की शक्तियां डेफिनेटली एक सुनिश्चित करती है। एट द सेम टाइम सदस्यों को पशु हो, चारा हो, उर्वरक हो, फर्टिलाइजर हो, कीटनाशक हो आदि खरीदी करने के लिए ये ऋण का भी दिया जाता है। इसलिए हम इस ऑडियो के माध्यम से फर्स्ट हमने शुरुआत की थी कि फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है, वित्तीय समावेशन है, उस समावेशन के लिए जो सबसे निची स्तर या कारागिर हो, किसान हो, उनके लिए अगर एक्सेस पॉइंट जो होता है इसे हम PACS कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमने इस पॉइंट्स पे हमारे भारत में सहकारी बैंकों की संरचना देखी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वाणिज्य बैंक जिसे कमर्शियल बैंक कहता है, जो भी भारत सरकार की बैंक होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या फर्क होता है। तो दोनों का फर्क ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि वाणिज्यिक बैंक ये 1956 का जो कंपनी अधिनियम है या संसद के जो अलग अलग अधिनियम है,
इस तरह से इस तरह के सार्वजनिक क्षेत्र में एक संयुक्त स्टॉक कंपनी आती है, जबकि ये सहकारी बैंक अलग अलग राज्य सरकार की जो समिति होती है उस समिति के तहत उनको स्थापित किए गए। ये पॉइंट हमने देखा। वाणिज्य बैंक की संरचना शाखा बैंकिंग होती है। अगर ये महाराष्ट्र में भी है या यूपी में ही है, बिहार में, उनके अलग अलग ब्रांच होते हैं। लेकिन यहाँ पे सहकारी बैंक के लिए हमने जो त्रिस्तरीय रचना देखी कि अपेक्स में राज्य स्तरीय सहकारी बैंक होगी, केंद्र स्तर पर जिला सहकारी बैंक होगी और ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी बैंक भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों का अगर फर्क आता है 1949 का जो रेगुलेशन एक्ट है, रेगुलेशन एक्ट के सभी आर्टिकल वाणिज्य बैंकों के लिए हम कहेंगे परिणाम स्वरूप ये वर्कआउट करते हैं, उन्हें लागू होते हैं। लेकिन सहकारी बैंक के लिए इस बैंकिंग विनियम के कुछ ही एक्ट प्रावधान होते हैं। इसीलिए आरबीआई का इस सहकारी बैंकों के ऊपर आंशिक विनिमय होता है, रेगुलेशंस होता है। और मोस्टली सहकारी बैंक जिस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है जिसे हम सहयोग सिद्धांत होता है, लेकिन कमर्शियल बैंक इट इज एज नेम इटसेल्फ मेंशन इट वर्क्स ऑन द कमर्शियल प्रिंसिपल पे काम करती है। ये भी हमने डिफरेंस यहीं पे देखने की कोशिश की। और ये सरकारी बैंक जिस प्रिंसिपल पे, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वन मेंबर या जिसे हम जो टर्म्स यूज करते हैं किसी भी सोसाइटी के लिए, वन वोटिंग या वन मेंबर वन वोट, ये प्रिंसिपल काम करते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस, इस आधार पर वो काम करती है। यहाँ जमा जुटाने की, ऋण की आपूर्ति करना या कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड सेवाएं होती है उनको प्रदान करना इस बैंक का मुख्य काम होता है। नेक्स्ट थिंग, ये बैंक अपने सदस्यों को अग्रिम ऋण की तो सुविधाएं प्रदान करती है, एट द सेम टाइम्स अपने सदस्यों के धन जुटाव का करने का भी काम करती है। और जिस सोसाइटी के लिए, जिस पर्पस के लिए कोऑपरेटिव सेवा या बैंक सोसाइटी स्थापन किए, उस कामों के ऊपर देखभाल करना, उनको मार्गदर्शन करना, ये भी उनका काम होता है। दिस थिंग्स वी हैव टू बी अंडरस्टैंड कि कोऑपरेटिव बैंक किस तरह से काम करती है। एट द सेम टाइम कोऑपरेटिव बैंक वित्तीय समावेशन के साथ ये हमारे राष्ट्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान करती तो जरूर है। लेकिन अगर कोऑपरेटिव बैंक को अगर हम कुछ उनके प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं तो ये हर एक निम्न स्तरीय जो भी व्यवसाय कारागिर है उनके पास एक फाइनेंशियल ऋण प्रदान करना, अग्रिम प्रदान करना काम तो करती है, लेकिन एट द सेम टाइम हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर ड्वेल कंट्रोल होता है। जिस तरह से हमने देखा आरबीआई का भी कंट्रोल्स होता है, वो स्टेट के अंदर जो भी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती है उसके अंदर भी उनको कंट्रोल किया जाता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अगर बात कर लेते हैं तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगर सिंगल स्टेट में उनका विवरण है या विचरण है तो उसके लिए हम सिंगल स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन है मोर देन वन स्टेट होता है तो हम उसे मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है उसकी तरह होता है। लेकिन मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है ये सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर होता है। तो कुछ ये खासियत हमारे लिए कोऑपरेटिव बैंक की होती है। एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि नाउअडेज इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर मोर वे, ये कोऑपरेटिव बैंक भी थोड़ा कमर्शियल काम करी है। लेकिन पॉलिटिकल इंटरवेंस होना या ऑपरेशनलाइजेशन के मामले में ज़्यादा किफ़ायतशील न होना, ये भी कोऑपरेटिव बैंक के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर कोऑपरेटिव बैंक के बारे में हमारे देश में जो फर्स्ट एक्ट पास किया गया था ये 1904 का कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट था, जो उस समय की जो वाइसराय थे, यहाँ पे हमने लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने उसको पास किया था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट। और उसमें थोड़ा अमेंडमेंट की थी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत। इंडिपेंडेंस होने के बाद कोऑपरेटिव ये सब्जेक्ट स्टेट के अंदर आता है, तो हर एक स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। तो इस ऑडियो के माध्यम से मेरे प्यारे दोस्तों,
कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है ये हमने देखा, कोऑपरेटिव सोसाइटी की संरचना देखी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन प्रिंसिपल देखा, वन मेंबर वन ओथ, नो प्रॉफिट नो लॉस, इट वर्क्स ऑन द फॉर द बेनिफिट ऑफ अ मेंबर सोसाइटी और एक डेमोक्रेटिकली काम करती है ये भी देखा। एट द सेम टाइम डुअल रेगुलेशन होने के बावजूद भी इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ वित्तीय समावेशन, ये भी पॉइंट हमने कवर कर दिया। तो हमारे लिए एमसीक्यू के लिए 1904 का एक्ट का नाम दिया जाएगा, जिस तरह से हमने कहा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ये भी हम कहते हैं, और किस तरह से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स काम करती है। इंटरव्यू के लिए हमारे पास जरूर क्वेश्चंस होंगे कि राज्य सहकारी बैंक इनके कस्टमर्स कौन होते हैं, इस ये राज्य कोऑपरेटिव बैंक किस संघों का एक संगठन किया जाता है, केंद्रीय या हम जिसे हम जिला कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंक कहते हैं ये किसका संघ होता है, ये भी क्वेश्चंस आपको जरूर इसके अंतर्गत जरूर हो सकते हैं। एक बार आप ऑडियो अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपके लिए जो जो नंबर्स आते हैं, जो जो टर्मिनोलॉजी आती है, इट बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.